नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धौलधार स्टडीज़ में। तो ये हैं रासायनिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है किसी तत्व के रासायनिक गुणों को तय करती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं? समपरासारी, समस्थानिक, समावयव, समदाब या फिर समभार? तो समान संख्या में परमाणु वाले न्यूक्लियोइड को समस्थानिक कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है वो है 2882। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या फिर न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉनों की संख्या पर? तो किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर। तो प्रश्न नंबर 5 है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु से कम होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है? तो न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या जो है वो कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, तीव्र सीसा विषाक्तन को डैश भी कहते हैं? इटाई, प्लेबिज्म, न्यूरेलिजिया, बाइसोनोसिस? तो तीव्र सीसा विषाक्तन को प्लेबिज्म भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, बाजार में बिकने वाला मानक 18 कैरेट सोना होता है, 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 82 भाग अन्य धातु, 18 भाग सोना और 6 भाग अन्य धातु, और 9 भाग सोना और 15 भाग अन्य धातु? तो बाजार में बिकने वाला सोना 82 भाग सोना और 18 भाग अन्य धातु होती है। तो प्रश्न नंबर 8 है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल, तांबा, जस्ता और एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और सिल्वर, जस्ता, सिल्वर और निकेल? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल जो है वो धातुएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है उसे कहते हैं? थोरियम, रेडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम? तो इसका सही उत्तर है रेडियम जो है वो वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है? तो पोटेशियम, कैडमियम, सोडियम या फिर लिथियम? तो बताना है आपको कौन सी धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है। तो कैडमियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करती है। प्रश्न नंबर 11 है, कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है? हीरा, ग्रेफाइट, कोक या फिर काजल? तो कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप होता है, ये सभी आप जानते होंगे, हीरा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा, लोहा, जस्ता या फिर सीसा? तो कौन सी धातु जो है वो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तांबा जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें पानी को वसा में परिक्षेपित किया जाता है, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, वसा और पानी एक दूसरे में परिक्षेपित हो जाते हैं, वसा घुल जाता है। तो दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। दुग्ध एक ऐसी कोलाइड तंत्र है। संयोजक यौगिकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सहसंयोजक जो होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यौगिक सामान्यतः द्रव और गैस होते हैं, क्वथनांक और गलनांक अल्प होते हैं, अभिक्रिया मंद है, अभिक्रिया तेज है? तो इसका सही उत्तर है अभिक्रिया तेज है। संयोजकों योग के बारे में कथन कौन सा गलत है? वो जो है
इनकी जो अभिक्रिया वो तेज नहीं होती है। प्रश्न नंबर 15, जेलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को बनने से रोकना, कोलाइड को स्थायी करना और क्लिष्टीकरण को रोकना, मिश्रण को स्थायी करना या फिर सौरभ में वृद्धि करना। तो जेलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को स्थायी करना और क्लिष्टीकरण को रोकना। प्रश्न नंबर 16 है, पंकिल जल में निसादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पंकिल जल में निसादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण नमक, साधारण फिटकरी, एल्युमिनियम पाउडर या फिर ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका सही उत्तर है साधारण फिटकरी का प्रयोग किया जाता है पंकिल जल में निसादन के लिए। प्रश्न नंबर 17 है, अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है निस्तारण द्वारा, बाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, उदर्भापातन द्वारा। तो अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। प्रश्न नंबर 18 है, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्रमत्वनांक किसके कारण है? ध्रुवीय संयोजी आवंतन के द्वारा, हाइड्रोजन आवंतन के द्वारा, द्विध्रुवी रोधन, बांडर बाष्पाकर्षण के द्वारा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्रमत्वनांक किसके कारण है? तो वो है हाइड्रोजन आवंतन के द्वारा। प्रश्न नंबर 19 है, औद्योगिकी बहिर्प्रवाह द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो पार्थेनियम को, एलिफेंट ग्रास को, वाटर हाइसिंथ को या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो औद्योगिकी बहिर्प्रवाह द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से किस अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो वाटर हाइसिंथ को जो है वो उपयोगी पाया गया है। तो प्रश्न नंबर 20 है, जल में बीओडी मान बताते हैं कार्बनिक कचरे की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की संख्या मात्रा, जैव रासायनिक अपचयन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा, जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ओजोन की मात्रा। तो जल में बीओडी मान बताते हैं जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। प्रश्न नंबर 21 है, प्रकाश बिखराव किसमें होता है? कोलाइडी घोल में, अम्लीय घोल में, विद्युत अपघटनी घोल में या फिर बेसिक घोल में। तो प्रकाश बिखराव किसमें होता है? तो वो होता है कोलाइडी घोल में। तो प्रश्न नंबर 22 है, थारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। विवादित जल वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, इनमें से कोई भी नहीं। तो थारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। प्रश्न नंबर 23 है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? वायु मिश्रण से, क्लोरोनीकरण से, निस्पंदन द्वारा, चूना पत्थर उपचार द्वारा। तो पानी से लोहा तथा मैग्नीज क्लोरोनीकरण द्वारा हटाए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत प्लास्टिक है? क्वार्ट्ज, माइका, ग्रेनाइट या फिर मृत्तिका। तो इसका सही उत्तर है मृत्तिका जो है वो अत्यंत प्लास्टिक है। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्तस्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? तो जब भी आपको कहीं पे कट लग जाता है तो फिटकरी लगाने से आपका रक्तस्राव रुक जाता है। तो इसका कारण क्या है? विलायकीन, इमल्शन, अपोहन या फिर स्कंदन। तो इसका सही उत्तर है स्कंदन की वजह से वो फिटकरी आपका रक्तस्राव रोक देती है। मरकरी क्या है? तो मरकरी ठोस धातु है, द्रव धातु है, ठोस अधातु है या द्रव अधातु। तो मरकरी जो है वो द्रव धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लिस्टरीय ठोस नहीं है? नमक, शर्करा, कॉपर सल्फेट या फिर रबड़। में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रबड़ जो है वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं है और बाकी ये सब क्रिस्टलीय ठोस हैं। प्रश्न नंबर 28 है, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? नियोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न नंबर 29 है, किसकी उपस्थिति के
कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधीय हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधीय हो जाता है? तो वो उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न नंबर 30 है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अग्निशामक के रूप में प्रयोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, जो वो अग्निशामक के रूप में गैस का प्रयोग, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेटों का, कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बनों का या फिर कार्बाइडों का। तो पेट्रोलियम एक मिश्रण है हाइकार्बनों का। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। तो ये तो आप सभी को पता होगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। प्रश्न नंबर 33 है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि? ज्वाला इतनी गर्म होती है कि जल उसे ठंडा नहीं कर पाता। जल और पेट्रोल में रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। जल और पेट्रोल एक दूसरे में मिश्रणीय हैं। जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रणीय है और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे से अमिश्रणीय हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनाता है अतः जलता रहता है। तो पीबीसी किसके बहुकलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो पीबीसी जो है वो स्टाइरीन, एसिटिलीन, प्रोपीन या फिर विनाइल क्लोराइड। तो पीबीसी किसके बहुकलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है विनाइल क्लोराइड के द्वारा। प्रश्न नंबर 35 है, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लुओरीन, पोटेशियम, सीसा या फिर एल्यूमिनियम। तो उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो वो लाया जाता है पोटेशियम, उर्वरकों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता? चूने के सुपरफास्फेट में, यूरिया में, भारतीय नमक सोरा में, मिर्ची सोरा में। तो निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है? तो वो चूने के सुपरफास्फेट में नाइट्रोजन तत्व नहीं होता है। प्रश्न नंबर 37 है, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियशाली है? फ्लुओरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियशाली है फ्लुओरीन। प्रश्न नंबर 38 है, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का, प्रोपाइल अल्कोहल का, फिनोल का या फिर मीथेन का। तो ये किया जाता है मिथाइल अल्कोहल का। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इनमें से हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है और बाकी सभी जो है वो ग्रीन हाउस गैस में आती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वलनशील है? हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ज्वलनशील गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन भी एक ज्वलनशील गैस है। सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? अमोनिया, शीतल जल, केरोसिन या फिर अल्कोहल। तो सफेद फास्फोरस जो है वो शीतल जल के नीचे रखा जाता है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो क्लोरीन जो है वो वायुमंडल की गैस का अंग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 44 है, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है ऑक्सीकरण द्वारा, आसवन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, ओजोन अपघटन द्वारा। तो एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा। प्रश्न नंबर 45 है, भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर, थुम्बा, श्रीहरिकोटा या फिर कोरू से। तो इसे छोड़ा गया था कोरू से। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसैट 2E जो है वो कोरू से छोड़ा गया था।
खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड या सोडियम लवण। तो खाद्य परीक्षण के रूप में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। प्रश्न नंबर 47 है, तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, पॉलीसाइलिक एरोमेटिक हाइड्रोजन या फिर मेलाथीन। तो तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। अच्छा, प्रमुख वायु प्रदूषण एक उदाहरण है ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का। तो प्रमुख वायु प्रदूषण एक उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो प्रश्न नंबर 49 है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता है शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति के लिए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए या फिर अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए। तो शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ठंड के दिनों में हमें ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रश्न नंबर 50 है और ये आखिरी प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? DDT, बेंजीन, मेथिल ब्रोमाइड या फिर एथिलीन ओजोनाइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा पीड़कनाशी ओजोन का ह्रास करता है? तो वो जो मेथिल ब्रोमाइड जो है वो ओजोन का ह्रास करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।